ऊपर वाला देख रहा है में हमारा आज का मुद्दा है, क्या बजरंग दल हथियारों की ट्रेनिंग देकर लोगों के मन में भर रहा है जहर? हमारे मेहमान हैं प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष यूपी बीजेपी, पूर्व नेता बजरंग दल, सुधींद्र भदौरिया, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, चेतना शर्मा, अध्यक्ष हिंदू स्वाभिमान, प्रदीप जैन आदित्य, नेता कांग्रेस, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। मैं इटावा का रहने वाला है, तो आप ज़्यादा दूरी पर नहीं। बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक था, प्रवक्ता तो कई बार भेंट हुई। यहाँ भी ऊपर वाला देख रहा, वैसे भी ऊपर वाला हर चीज देखता है। आपका नाम क्या है मैडम? चेतना शर्मा। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप जैन, कांग्रेस से आप? झांसी। हाँ, झांसी से पहले एमएलए रहे, फिर एमपी रहे, मंत्री भी थे ये। अच्छा। मनमोहन सिंह जी के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी है, मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से हूँ। तो अच्छा, ये भी परिचय कराएंगे ना? नहीं, हाँ, मेरे ख्याल के तो कराएंगे। नहीं, परिचय नहीं होता, ये आपस में हम लोग। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। एक एक बार नाम बोल रहे हैं, सबको एक एक बार हो जाए, आप वहीं से आप नहीं, परिचय तो कराएंगे। आज का मुद्दा, क्या बजरंग दल हथियारों की ट्रेनिंग देकर लोगों के मन में भर रहा है जहर? चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको इससे जुड़े कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे। पूरी तरह से मां भारती के लिए अपने आप को निछावर करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचे पर है। चर्चा शुरू की जाए। इसमें तिवारी जी, एक हमारा जो मुल्क है वो कौमी एकता का मुल्क है, और जो माहौल अभी कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो वतन की खुशबू है उस खुशबू में नफरत पैदा की जा रही, और ये लगता है कि चुनाव के पहले हमेशा से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। हम चाहते हैं कि इसमें जो आपका कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वो निश्चित रूप से एक ठीक कार्यक्रम नहीं है, और ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि इसमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं नहीं भड़कें। बहुत सारी चीज़ें जब दूर से देखते हैं
तो जिस प्रकार से उनको डिस्पर्स किया जाता है, बिखेरा जाता है, और जो लोग बिखेरते हैं उस सारे विषय को अपने नज़रिया से बिखेरते हैं, उसी प्रकार से लोग देखना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत नज़दीक जाने के बाद जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में आता नहीं, ये बहुत ठीक चीज़ें हैं। ये जो विश्व हिंदू परिषद को लेकर और बजरंग दल को लेकर के अभी जो चर्चा शुरू हुई, ये जो प्रशिक्षण, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग अभी अयोध्या का दिखाया गया, अभी कल नोएडा को, इसी डिबेट में थे, तो जिस ढंग से इस सारे विषय को विद्रूप किया जा रहा था, मैं कह रहा हूँ विद्रूप किया जा रहा था। पूरा समाज 100, कई बार रशीदी भाई मेरे बगल में बैठे हैं कि अगर ये हम करना शुरू करेंगे तो हमें क्या कहना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ 125 करोड़ जनता भारत की जो है, सबको अपने शरीर स्वस्थ होगा, उसका मौलिक अधिकार है, स्वस्थ रहने का मौलिक अधिकार है, वो सबल रहे ये मौलिक अधिकार है, समर्थ रहे मौलिक अधिकार है, अपनी सुरक्षा करने का उसका मौलिक अधिकार है। नहीं तिवारी जी, एक मिनट मैं पूरी बात एक बार कर लूँ, इसके बाद आप शुरू कर देना। विश्व हिंदू परिषद 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ और आज 60,000, प्रदीप जी 60,000 एकल विद्यालय हम वनवासी क्षेत्रों में चलाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक स्वरूप जो दिखाया जा रहा है वो कहीं सच से कोसों दूर है। 60,000 एकल विद्यालय हम चलाते हैं, जिसमें बिल्कुल गरीब, जिनके घर में पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते, बेचारे पढ़ाई कहाँ से करेंगे वो, उनके लिए वो विद्यालय हम चलाते हैं। आप हमारी सोच और संवेदना ये समझ सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं उन विद्यालय में भी हथियारों की ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग नहीं, आपत्तिजनक चीज इसमें आप अपनी सुरक्षा में तिवारी टोपी वालों से करेंगे अपनी सुरक्षा। कौन सा हथियार, कौन सा हथियार, क्या जो आपकी जो आपका वीडियो में देख, मैं अपनी बात रख लूं, राय साहब आप जवाब दे दीजिए। मैं जो इसमें आप दोनों ने जवाब दे, प्रश्न इसमें ये है कि आपत्तिजनक कौन सी चीज है इसमें, समर्थन आपत्तिजनक देश की सरकार अपने आप को इस चीज में मान रही है, भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि वो देश के अंदर अच्छा हथियार उठाने से क्या संबंध है? आप हिंदुओं से ये जब 20 साल से लगातार आपत्तिजनक जवाब दे रहा हूँ। अब एक पहले मेरी बात फिर आप जवाब, आप हमारी बात, आपने प्रश्न कर लिया, आपने प्रश्न कर लिया। हमने हथियारों की ट्रेनिंग एकल विद्यालय में भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति आपने दो चीजें कही, राजनीति, इसमें राजनीति कहाँ है, इसमें पार्टी कहाँ है? 20 साल से लगातार ये वर्ग चल रहे हैं, तब क्यों नहीं आपत्तियां हुई? वही उसका पाठ्यक्रम है। फिर क्या हमें मालूम है? नहीं, हमें पहले से मालूम था चुनाव। आप जवाब देने के लिए बैठे ना, आपत्ति समाज की जवाब आप देंगे। कोई समाज नहीं आपत्ति, आपत्ति की कोई समाज नहीं, समाज की आपत्ति नहीं, समाज की आपत्ति नहीं, समाज का सर्वोपरि ठेकेदार आप हैं। आप लोगों को आप दिखा रहे हैं उस वीडियो में, अच्छा एक बात बताओ तिवारी जी, आप उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि टोपी पहनकर बैठे हुए, आप क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? चुनाव से पहले ही क्यों आपको याद आता है? आपने राजनीति की बात की थी, मैंने राजनीति की जब बात की तब तक मैं नहीं बोला। राजनीति कहाँ आ गई? क्या बजरंग दल को ये पहले से मालूम था कब चुनाव होंगे? हमारे ये जो वर्ग चलते हैं, हथियार देंगे उन्हें, हथियार हाथ में पकवाएंगे। मैं बजरंग दल का लंबे समय तक सेवा कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये मई जून में बच्चों को हथियार नहीं दे सकते, हथियार नहीं है, बंदूकें क्या है, पता करिए, उससे पता करिए, जो नन्हा बच्चा होता है उसका नवजात शिशु एक बिल्कुल प्लेट होती है, उससे भारतीय जनता पार्टी आपको, अच्छा तिवारी जी आप एक मैगजीन भी निकालते हैं, आपको मालूम है झारखंड में एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसमें माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने वहां के छोटे बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग दी थी। जो केस सैलवा जुडम का एक केस हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आप छोटे बच्चों को, चूंकि उनका कॉन्शस, अनकॉन्शस और फोर कॉन्शस तीनों चेतन, अपचेतन, अचेतन खाली स्लेट की तरह होता है, उनको कोई भी हथियार नहीं पकड़ा सकते। आप एक बात बताइए, आप एक बात, 15 साल का बच्चा छोटा नहीं होता है, आप उसको हथियार नहीं पकड़ा सकते, आप संविधान और टोपी नहीं लगा सकते, आप संविधान से ऊपर है, बायोलॉजी से ऊपर है। अच्छा 15 साल का बच्चा नाबालिग माना जाता है, हम ये कह रहे हैं 15 साल का बच्चा नाबालिग माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान में 15 साल का बच्चा नाबालिग माना जाता है। आप 4 बार आप बोलने देंगे किसी और को? हम लोग भी बोले, इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा सामने दिख रही है। आप इसका जवाब दीजिए ना। मुलायम सिंह जी अखिलेश जी चौथी बार
मुख्यमंत्री हुए, आप इससे पहले प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? आप एक मेरी बात पहले इसको राजनीति से क्यों नहीं जोड़ा गया? सवाल सुनना चाहते तो सवाल सुनने का धैर्य रखिए। आप दूसरों को भी बोलने का मौका दो। मैं बोल रहा था, बीच में बोल दिया। आपकी गलती है इतनी है, अगर किसी और ने बोला तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, प्रोग्राम को हाईजैक करेंगे आप? नहीं, आप हाईजैक करेंगे। अरे गुजरात आपके सामने है, मुजफ्फरनगर आपके सामने, क्या चाहते हैं? आग लगाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब जवाब देने की गलती तो इनकी भी है। 4 दिन बाद रिपोर्ट लगाई। तिवारी जी, सपा और भाजपा दोनों आप क्या आग लगाना चाहते हैं? 4 दिन बाद रिपोर्ट लगाना चाहिए। बोलने दीजिए, आपको पहले दिन रिपोर्ट लगाना चाहिए। जिस दिन कौन अटैक कर रहा है आपके ऊपर? मुसलमान ने कभी अटैक किया आपके ऊपर? अटैक किया मुसलमान ने? कभी अटैक किया है? गुजरात में आपने किया, मुजफ्फरनगर में आपने किया, भिवंडी में आपने किया। 55,000 पदार्थ दिए हैं, 55,000 पदार्थ दिए हैं। मुसलमान कौन छोड़ के जाएगा? मेरे बाप की मिट्टी है, किसी के दम नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, सभी का खून शामिल है इस मुल्क में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। चुप रहिए आप, इस तरह की बातें मत कीजिए, चुप रहिए। कौन छोड़ के जाएगा? किसमें हिम्मत है भगाने की मुसलमानों को? आप जाइए छोड़कर। जंग आजादी में कहाँ थे आप? जंग आजादी में कहाँ थे? एक आदमी का खून बहाया आपको। 60,000 उलमाए कराम ने शहादत दी है। आप कहाँ थे? आप अंग्रेजों के दलाल थे। अंग्रेजों के दलाल थे आप उस वक्त। अंग्रेजों के दलाल थे आप उस वक्त। कहाँ था विश्व हिंदू परिषद? कहाँ था बजरंग दल? कहाँ था RSS? सब दलाल थे आप लोग जंग आजादी के अंदर। मुसलमानों ने आजादी दिलाई। आप मुसलमान को छोड़ दिया। जब जरूरत पड़ी गुलसिता को तो वो हमने दिया। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या बजरंग दल हथियारों की ट्रेनिंग देकर लोगों के मन में भर रहा है जहर? हम अपने मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहते हैं। ऐसे कर लगभग ये 25 वर्षों से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और ऐसी कोई सेना नहीं बनाई जा रही है। ये धर्म की रक्षा के लिए स्वधर्मी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और अपने आप को किस तरह से विषम परिस्थितियों में ढाल सकते हैं, उस तरह का प्रशिक्षण हम देते हैं। हमने अखाड़े में सीखी है और ताकि मुसलमान हम पे हमला न करे, इसलिए हमने सीखा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। केंद्र सरकार को तो रोकना चाहिए, इसलिए कि ये तो उनके अलाइड बॉडीज़ हैं जो RSS से अटैच्ड हैं। तो डिलिबरेटली किया जा रहा है ताकि 2017 के चुनाव आने से पहले जो प्रदेश का वातावरण है वो दूषित हो जाए। आत्मरक्षा के लिए कुछ ट्रेनिंग हर जगह होती रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल को अगर पता चले कि कोई मुस्लिम संगठन या इस्लामिक धर्म से जुड़े हुए संगठन इसी तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं तो फौरन ये लोग ही नहीं, इनकी सरकार उन्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो जब किसी और के बारे में आप ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो आपके बारे में ऐसी प्रतिक्रिया क्यों ना कही जाए, इस बात का एक सवाल खड़ा होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कुछ गैर कानूनी है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर कार्यवाही करे। अगर कुछ गैर कानूनी है तो कोई गोली बारूद चलाने का खबर तो आया नहीं होगा। जो वीडियो आप कह रहे हैं जो बजरंग दल का कुछ ट्रेनिंग का, वो लॉ एंड ऑर्डर मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार उसको देखेंगे और जब तक अपने आप को फिजिकली फिटनेस के लिए कोई ट्रेन करता है, क्या करता है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाता है, वो राज्य के अधीन है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि संविधान हमारा सबको बांध के रखता है, देश एक रखता है और यही सबसे बड़ी हमारी धरोहर है। हर नागरिक के लिए उसमें मर्यादाएं हैं, सामाजिक संगठनों के लिए भी मर्यादाएं हैं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है और आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, सीमाओं की सुरक्षा और राज्य के अंदर आंतरिक सुरक्षा, ये हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री करता है और आंतरिक सुरक्षा हमारी करती है होम मिनिस्ट्री और वहां की फेडरल सरकार जो संघीय सरकार है। पर अगर हम अपने सामाजिक संगठनों के जरिए इस तरह की गतिविधियों को जिम्मेदारी से कहेंगे कि ये कानूनी तौर पर सही है, तो मैं समझूंगा कि देश की सरकार और संघीय वहां की राज्य की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है। इसलिए हट रही है कि अगर हम मान लीजिए, आपने जैसा अभी दिखाया, कुछ लोग तलवारें ले रहे हैं, कुछ बंदूकें ले रहे हैं, असली हैं कि नकली हैं वो अलग बात है, पर बंदूकें चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग देना, क्या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये उन लोगों को
इस तरह के काम के लिए अधिकार दे दिया है? और अगर नहीं दिया है, देखिए कानूनी तौर पर यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कानून के खिलाफ है जो और भदौरिया जी ने कहा, होनी चाहिए। इसमें हमारी बात समझे, एक हमारी बात, अब एक हमारी बात सुन लीजिए। भदौरिया जी ने एक बात कही है। दीपक जी प्लीज, दीपक जी प्लीज, अगर आप भी को बोलना है तो बाकी सब उठ के चले जाओ। क्वेश्चन तो अभी करेंगे, आप ट्रेनिंग दे रही, आप अरे भाई बोलने दो दीपक जी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। नहीं, आप एक बात चेतना जी, अच्छा अरे प्रदीप जी बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए प्रदीप जी, आप बहुत बोल चुके मेरे भाई, प्लीज, इस कार्यक्रम की एक मर्यादा है। अभी उन्होंने बजरंग दल के सीधे सीधे प्रशिक्षण के ऊपर उन्होंने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पर उठाया है, और मेरा एक कहना है कि इन दोनों लोगों में मिली भगत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, वहां पर लहू बहे और उसमें ये अपनी रोटियां सेके। एक बात बोल दूं, फिर जवाब दे देना। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, एक बार भी कोई इस तरह का मुजफ्फरनगर, बहन मायावती जी इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। सबसे बड़ी बात, बहन मायावती जी इन्हीं के गोद में भदौरिया जी आपस में मत ले जाइए, आपस में बना चुके, आप भी बना चुके, आसापा भी बना चुकी, सापा भी बना चुकी। सभा के अंदर तमाम मुख्तलिफ राय रखी गई, किसी ने कुछ रखा और हर तरह का विचार था, पर इस तरह से नहीं रखा जा रहा कि एक साथ सब लोग बोले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तमाम तरह के विचार आए, पर मैं समझता हूं कि हमें अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रहते हुए और इस संदर्भ के अंदर भी मैं समझता हूं कि हम लोग लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ रहे हैं। 2-3 बातें यहाँ आई। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र हुआ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मुजफ्फरनगर दंगे में ये जो घटना अंजाम दी गई, ये लड़कियों के छेड़छाड़ से इस घटना की शुरुआत हुई। क्या किसी भी सरकार ने इस तरफ कोई प्रयास किया? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि कई गांवों की लड़कियां घरों में बैठी हैं, जिन लड़कियों को एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ बीजेपी से हमारे बीच में भैया हैं, आप कंपलसरी क्यों नहीं कर देते सैन्य प्रशिक्षण? 3 साल के लिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, ना हिंदू ना मुसलमान, हर नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण में जाने की आप वो क्यों नहीं कर देते? आपकी सरकार और एक सेकंड मेरी कोई सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं करती हैं? मैंने आपको सुना, आप मुझे अगर सुनने की क्षमता रखते हैं, नहीं, मैं बात चाहता हूँ कि आप उसका भी उत्तर दें। भदौरिया जी सुन लीजिए, इधर से आने दीजिए, अब एक राउंड हो जाने मेरी बात सुन लीजिए, एक राउंड हो जाने ठीक है। आप जिस विषय पर आपने यहाँ इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया, क्योंकि पॉलिटिकल लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं हिंदू स्वाभिमान से हूँ और मैं अपना एक संगठन चलाती हूँ। मेरा कार्य सिर्फ हिंदू को सबल और सक्षम बनाने का है। आप जिस प्रशिक्षण शिविर पर इतना अभी हो हल्ला मचा रहे हैं, एक टोपी पर, क्या आईएस के लोग, आप आईएस को आतंकवादी नहीं मानते? क्या आप उसको खतरा नहीं मानते? आप हर बार टोपी पर बवाल करते हैं, तो इसका मतलब आप टोपी को अपने आप से जोड़कर देखते हैं। मुझे एक सेकंड सुन लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए। इतने सवाल करेंगे तो कहां से जवाब देंगे? आप बार बार कहते हैं कि मुसलमान बहुत अमन प्रस्त है। आप मुझे जरा बताइए कि 16 बच्चे पैदा करने की क्या आवश्यकता है? आप सुन लीजिए, क्या आवश्यकता है, जरा बताइए। आप चुप रहिए, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप अरे आप चुप रहेंगे, मैडम अरे जवाब तो देने दीजिए, जवाब नहीं सुनेंगे। मैं नंबरवार जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ISI का आपने जिक्र किया, मैं इस बात को बहुत पहले न्यूज़ चैनलों पर कह चुका हूं और बाकायदा इसके लिए फतवे आ चुके हैं कि जो सरगना है अबू बकर बगदादी ISIS का, वो मुसलमान है ही नहीं, वो यहूदी है। इलियाड शमून उसका नाम है। इजराइल में उसकी ट्रेनिंग दी गई, उसको कुरान सिखाया गया, उसको अरबी में स्पीच सिखाई गई, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आज तक ने भी उसको नकारा है, बाकायदा इस पर रिपोर्ट चली है। अगर आपने सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप चुप रहिए, सुन लीजिए। उसके बाद में जहां तक आप कहते हैं कि लोग टोपी पहनकर लड़कियों को छेड़ते हैं, देखिए लड़कियों को छेड़ना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। हम भी अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे, कोई फतवा नहीं आता। फिर वही बातें कर रही हैं आप, धैर्य से सुनेंगे नहीं। बहुत बड़ा जुर्म है, हम भी जुर्म मानते हैं
लेकिन लड़कियों को छेड़ने को दहशतगर्दी से आप नहीं जोड़ सकते, नंबर एक। दूसरे बात यह है, आपने जो कहा है कि जाली टोपी पहनकर लड़के निकलते हैं, ये कैसे चिन्हित करेंगे आप कि लड़के जो जाली टोपी पहन रहा है वो मुसलमान ही है? कुछ शर्री पसंद आदमी ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भगवा धारण करके मुसलमान लड़के वो गलत काम कर दें और इल्जाम भगवा लोगों पर आ जाए। कुछ लड़के ऐसा भी कर सकते हैं हिंदू जो जाली टोपी पहनकर ऐसा काम कर दे मुसलमानों पर। सुन लीजिए मेरी बात, मेरे पास हाँ ये मेरे पास है, इसको दहशतगर्दी से आप नहीं जोड़ सकते। मैं भी मानता हूँ हमारी इसके, सुनिए शबे बारात में, सुनिए शबे बारात में बाकायदा इसके लिए हमारी अपीलें हैं, पोस्टर्स आते हैं कि भाई कोई आदमी हुड़दंग ना करे, ये इबादत की रात है। मैंने पढ़ लिया इसको, मैंने पढ़ लिया, बहुत सारे केसेस आते हैं। सुन लीजिए, तीसरी बात ये है, ये जो शिविर चल रहा है, इस शिविर को आप गौर से देखिए। मैं समझता हूं कोई भी हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान हो जो अमन परस्त है, पार्टी से ऊपर उठकर देखिए, इंसान बनकर देखिए, क्या इंसानों की लाशों पर राजनीति होगी? अगर ऐसा है तो हमें एक दूसरे पे के साथ इस मुल्क में रहने का, सुन लीजिए आप इसको उस चश्मे से मत देखिए, इस चश्मे से देखिए कि एक लड़का खड़े होकर ये कह रहा है कि मुसलमान हमारे ऊपर अटैक करेगा फिर हम उसका जवाब देंगे। ये मुसलमान का शब्द क्यों आया? टोपी और दाढ़ी दिखाई गई, आतंकवादी मारते हुए मुसलमान को ही क्यों दिखाया गया? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं भयभीत होता है आदमी के अंदर, मुसलमान के अंदर ये बात पैदा होती है कि मुझे किनारे कर दिया गया। मुजफ्फरनगर की घटना कल मैं चर्चा कर रहा था अभी रशीदी भाई से कि एक बात हम देखते हैं कि जितने हिंदू नेता हैं 10-10, 12-12, 20-20 अगर सिपाही किसी के पास लगे हुए हैं सुरक्षा में, तो केवल हिंदू नेताओं के पीछे को, मैंने किसी मुस्लिम नेता के पीछे कभी कोई सुरक्षा नहीं देखी है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं ना बहुत हिम्मत वाले होते हैं, कभी मैंने ये कहा कि मुस्लिम समाज का आदमी मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। तो बस खत्म करने वाला हूं। ऐसी कौन सी बुरी बात, पूरी बात खत्म, ऐसी कौन सी बात जो इसको कोड कर रहे हैं? नहीं ऐसी कौन सी बुरी बात है? आगे बढ़ने वाला आगे तो बढ़ने दीजिए, मैं कोड नहीं कर रहा। नहीं चेतना जी आप बोल रहे थे तो किसी ने आप चुप, हम बोल रहे हैं तो आप बोल रही हैं, बात नहीं करने दे रही हैं। तो मुजफ्फरनगर में जब हुआ, तो जब घटना घटी तो शुरुआत किसने की सारा देश जानता है, लेकिन भागा कौन? घर छोड़ के कौन भागा? अगर मरने से नहीं डरते तो घर छोड़ के कौन भागा? मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बहुत छोड़ के हम भागे नहीं, हमें भगाया गया है, हम भागे नहीं है। आज भी वही मुजफ्फरनगर में, आज भी मुजफ्फरनगर में अभी आप उठ के जा रही थी, अभी आप उठ के जा रही थी, कह रही थी कि हम बोल नहीं, आप बोलने नहीं दे रही हैं किसी को, नहीं आप गलत कर रहे हैं। अरे मुझे, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दोगे, या तो आप बोल लो फिर। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न उठाया था, मैं उसका उत्तर दूंगा कि भदौरिया साहब ने भी कहा कि असंवैधानिक गतिविधियों के लिए हमारे यहाँ न्यायालय में है भाई, संविधान में असंवैधानिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। हम 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष के बीच में हो गए, हर एक, सुधींद्र जी की भी सरकार थी, सपा की भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग देश भर में हम लगाते रहे। एक भी सिंगल एक भी घटना बताइए उन लोगों के माध्यम से कोई गलत हुई हो, समाज विरोधी हुई हो, जिसके लिए प्रतिकार किया जा सकता हो। देखो हमने जब सब के शासन में किया है, किसी को कोई अनुचित नहीं लगा, चूंकि हम अनुचित कभी करते नहीं है। आपने सलवा जुर्म की बात की थी, तो उसमें न्यायालय की तरफ से आया था कि मतलब आप असली हथियारों से मॉकड्रिल नहीं कर सकते हैं, आप मतलब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप गली मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं वो नकली चीजें लेकर के, तो आप उनको बंद कर देंगे कि नहीं आप करिए मत। आप वहां पर बिल्कुल एयर गन से कर रहे थे। और दूसरी बात अभी जो कह रहे थे टोपी वाला, दुनिया भर में, भारत अकेले नहीं, दुनिया भर के देशों में एक सर्वे करा लीजिए, आतंकवाद का एक चेहरा बनाइए, तो आतंकवाद का चेहरा जब बनेगा तो उसी से मिलता जुलता है। भाई आखिर हम आदमी हैं, हम मानो, इसीलिए पैदा हुआ है कि आप मुसलमानों को चिन्हित करते हैं, इसलिए आप मुसलमानों को चिन्हित करते हैं, इसलिए भगवा आतंकवाद पैदा हुआ है। खत्म करो, बिल्कुल बहन चेतना मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिए जो किसी का इतिहास देख करके अगर किसी पर आरोप लगाना होता है तो उसका इतिहास भूगोल सारा देखना पड़ता है। तो हमारा इतिहास है, इस देश में जहां भी अराजक व्यवस्था होती है, जहां भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है, जहां इस प्रकार की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, वहां सेवा की आवश्यकता पड़ती है, वहां हम सबसे आगे नजर आते हैं। ये हमारा चित्र है, और हमारा जो चरित्र है वो दादरी नहीं है, चरखी दादरी है।
चरखी दादरी के विषय में आपको सबको ध्यान में होगा, जब हवाई जहाज गिरा था तो भी सब आप ही मुस्लिम का थे, है। दादरी भी सब आप ही मुस्लिम का थे, है। उनके परिवारों को पालने का केवल काम हमने बोलते रह किया। जाएंगे तो अन्य लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बस खत्म। उनका नंबर आ गया, मेरा प्रश्न उनका नंबर आ गया दे सर, दीजिएगा। भदौरिया जी उनका नंबर आ गया। चलिए आप बोलिए, फिर उसके बाद में उसके बाद हम बोलेंगे। हाँ बोलने दीजिए। अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ से सुनना शुरू किया, आप तक गया। पहली बात, जब बहस मुजफ्फरनगर पर होगी तो मैं सारे आंकड़ों के साथ आऊँगा और आपको बता दूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोग जेल में है, कितने लोग बेल पर है। वो बहस से मुद्दे से भटक जाना होगा, जो आज मुद्दा नोएडा और फैजाबाद के इशू पर हुआ है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है तिवारी जी, जब हम बात देश की करते हैं तो आप हिंदू और मुसलमान की अलग अलग बात करते हैं। जब वोट मांगने जाते हैं तो सबके वोट मांगते हैं। आपने कहा इतिहास हमारा है, आप ही के इतिहास से बाबू बजरंगी पैदा हुआ जो इसमें जेल में है, आप ही के इतिहास से दारा सिंह पैदा हुआ, और आप ही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कोई बाबू बजरंगी और दारा सिंह पैदा हो जाए। वो असंभव सी बात है। दूसरी बात, जब आप क्या ये चाहते हैं, जब आप कह रहे हैं कि हम आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं तो आप पूरे देश भर में देते हैं, आप ये क्या मानते हैं या इस नेशनल चैनल पर कि आपके देश की संविधान और सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो आपको सुरक्षा दे सकती है, इसलिए आप एक प्राइवेट आर्मी खड़ा करना चाहते हैं और प्राइवेट आर्मी की तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, पैरेलल सुरक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं। तीसरी बात, आपने बोला कि सलवा जुदूम वाले में है कि असली हथियार है वो नकली हथियार, तो क्या बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? जब नकली हथियार से ट्रेनिंग देंगे और आत्मसुरक्षा की बात आएगी तो अगर मैं आपकी बात को 1 मिनट के लिए सही मान लूँ तो बच्चे किस काम के उनके हथियार आएंगे? मनसा और नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे किसी भी चीज़ की योजना बन रही, हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग जाके तो देखी नहीं, डकैती की योजना बनती तो धारा 399 लगती है। आपकी मनसा क्या है? एक आदमी चाकू से मर रहा, एक ऑपरेशन टेबल पे डॉक्टर की सर्जरी से मर रहा, डॉक्टर के ऊपर कोई केस नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जो कानून में भी है, जो कार्य है और कार्य की मनसा क्या है। आप आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हथियार की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। हथियार के लिए अगर आप चाहते हैं, पैरेलल मिलिट्री नहीं बन सकती। हमारे देश के अंदर एक सरकार है, उस सरकार के अंदर फौज है और आतंकवादी से व्यक्ति लड़ेगा, ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये एनकाउंटर का राइट छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज भर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारा मौलाना आपसे भी कहना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी तरह का प्रशिक्षण जो लोगों को तोड़ने के लिए हो, मैं राय साहब आपसे भी कहूंगा कि 4 दिन बाद आपने कार्रवाई की, कहीं ना कहीं अगले दिन कार्रवाई होगी थी। मैं बीच में बोल रहा हूं, नहीं, हम आपको बताएं, अगले दिन कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, दूसरा जो हमारी बात पूरी हो जाए, जो हमारा कहना ये, पूरी मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा, हमारा कहना यह है, क्या आपके संगठन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है? उनके ऊपर बहुत बड़े एक पदाधिकारी ने कहा था कि 800 वर्ष बाद कोई हिंदू नेता आया। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, माँ पीताम्बरा माई के दर्शन करने हर शनिवार को जाता हूँ। शर्मा जी, हम विषय पे बता रहे हैं। हम एक बात समझो, हम हिंदू को भी उतना मानते, मुसलमान को भी मानते। अगर देश की आजादी में चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, तो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का नाम आप लोग लेते हो, सिर्फ राजीव गांधी, आपने एयरपोर्ट, अब आप एक बात बताओ, आप लोग बोलो अपनी बात पूरी, विषय पे रहिए, विषय पे नंबर आएगा शर्मा जी, आपका नंबर आएगा। 1300 साल की गुलामी के बाद, अरे अब आप पूरी बात नहीं करने देंगे, फिर आप कहेंगे उठ के जा रहे हैं। नहीं सुनाइए। अब एक बात समझिए, जो एक चीज समझिए, हमारा कहना यह है कि आपकी जो इंटेंशन है ट्रेनिंग देने की, वो इंटेंशन ठीक नहीं है। और वो इंटेंशन ये बताती है कि देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप मालेगांव, और सरकार दुरुपयोग कर रही। मालेगांव ब्लास्ट में देखिए, वकील ने कहा कि एनआईए के अधिकारियों ने उस पर दबाव डाला। नहीं, आप उत्तर में कहिए, आप बताइए ना, मालेगांव ब्लास्ट में क्या हुआ? आप देखिए, ऐसा नहीं है दोनों चेहरे गलत। क्या सच सामने आ रहा है? आप बताइए, ऐसा है हमारा कहना ये। अरे भाई, आपका पूरा हो गया। आपसे पहली चीज तो यह कि देश को तोड़ा किसने, ये पूरी दुनिया जानती है। आपके राज्य में इस देश के 60 जिले चले गए, 250 धार्मिक श्रद्धा के केंद्र चले गए, 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। इसलिए जेल को जोड़ना कौन चाहता, तोड़ना कौन चाहता?
बोलने दीजिए। आप बोलिए ना। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए। गॉडसे गांधी मत आप उनको बोलने दीजिए दीपक जी। आप बीच में भैया बोलने दीजिए। बीच में मत बोलिए, बिल्कुल आपको सुनिए। अरे बोलने दीजिए उनको। पहली बात तो ये कि देश को तोड़ना कौन चाहता है, देश को जोड़ना कौन चाहता है, ये पूरा देश समझ रहा है। जहां तक इसमें राजनीति की बात है, तो राजनीति की शुरुआत इन्होंने करी। 20 साल से ये कैंप चल रहे हैं, मई जून में चल रहे हैं, उनकी तारीखें तय रहती हैं, महीना तय रहता है। अगर इनमें कोई आपत्ति थी तो आपकी भी सरकार रही है, आपकी भी सरकार रही है, आपकी भी सरकार, हमारी सरकार नहीं रही। मैं कह रहा हूं, के बाद देखिए ऐसा सहयोग में रहे हैं, आप सहयोग में रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार जब गिरी थी तो राजीव गांधी ने सरकार आप सहयोग में रहे के बाद मैं बता रहा हूं। अरे भाई अभी बीच में मत अध्यक्ष साहब, आप बीच में बोलिए। मैं कह रहा हूं आप सहयोग में रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ थी तो पहले दिन ही एफआईआर होनी चाहिए। 5 दिन बाद एफआईआर हुई है और अचानक एफआईआर अगले दिन हुई है, रिकॉर्ड पर है। चौथी बात नहीं, आप निकलवा लीजिएगा रिकॉर्ड। 5 दिन बाद 14 तारीख को वर्क खत्म हुआ, 23 तारीख या 22 तारीख को एफआईआर। 5 दिन बाद मेरा ये कहना है कि इसमें राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति वो लोग कर रहे हैं, बदलिए साहब एक मिनट। राजनीति कर वो लोग रहे हैं जो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए। इसलिए घटना उत्तर प्रदेश की, आपको भी नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं, आपको भी नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं, आपको भी नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं। प्रदीप जी, सब जितने लोग बैठे हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दूसरे को भाई समझकर प्यार से, मोहब्बत से इस मुल्क को बनाने का, सजाने का, संवारने का काम करें, इस मुल्क को आगे ले जाने का काम करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार के अंदर, सुन लीजिए, परिवार के अंदर एक भाई के ऊपर जुल्म हो और दूसरा भाई खुश रहे? ये संभव नहीं है। जब परिवार में, देखिए सुन लीजिए, परिवार में हम आपके छोटे भाई हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, मुसलमान को अपना छोटा भाई समझकर गले लगाइए। मुसलमान भी इस देश की उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है, इसके अंदर अच्छा अमन चाहता है, माहौल, अच्छा माहौल चाहता है। मुसलमान को पास लगाइए। आतंक के नाम पर मुसलमान को भयभीत मत कीजिए। जितना अच्छा आतंक तो आप फैलाते हैं, फिर मत बोलिए, आप बिला वजह की बातें मत कीजिए। माहौल सही हो रहा है, आपसे ज्यादा आतंक वो। इनको चुप करिए, इनको चुप करिए आप यार। ये बिला वजह की बकवास करते हैं, बिला वजह की बकवास करते हैं। आप जैसे लोग फसाद कराते हैं, आप जैसे लोग फसाद कराते हैं। आप लोग सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए फसाद कराते हैं। आप लोग, आप नाम कमाना चाहती है, इस तरह के अल्फाज बोल के आप नाम कमाना चाहती है, इस तरह के अल्फाज बोल के आग लगाना चाहती है देश में। चुप रहिए आप। चलिए चुप। हिंदू सद्भावना, हिंदू महासभा, क्या हिंदू महासभा? सबको जीने का हक है इसमें, सबको जीने का हक है इसमें। चुप रहिए आप, आग मत लगाइए देश में। चुप रहिए आप, देश में आग मत लगाइए। आप जैसे लोग अच्छा ये माहौल में जहर उगलना आपके अंदर जहर है, आप जहर उगलती हैं। चुप रहिए आप, हिंदुस्तान को तोड़ने मत दीजिए, तोड़ने की बात कीजिए। मौलाना की बात है, शर्म आनी चाहिए। पता चलता है कितना जहर है आपके अंदर। आप बोलिए। जितना अच्छा शहद लगा हुआ, अभी रशीदी भाई बोल रहे थे, उतना ही अच्छा इनके क्रिया में आ जाए तो देश में फिर कहीं हम उसके लिए तैयार हैं, कहीं कोई संकट नहीं है। आप चुप रहिए। देखो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जो राष्ट्रवादी संगठन है, इनका जनाधार इसलिए लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जमीन में लोगों के साथ बहुत पॉजिटिव विषय लेकर के, बहुत सुरक्षात्मक और संस्कार वाले, विवेक वाले, समाज के आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, सेवा के कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये संगठन हमेशा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो हम सबको दिखाई पड़ रही है, यही उनकी पहचान है कि हम सेवा, सुरक्षा, संस्कार लेकर चले हैं, हम जमीन पर वो काम करते हैं। समाप्त हो गया। चलिए, तो ये तो अन्याय है, बाकी लोगों को भी बोलने देना चाहिए था, जवाब देने तो आप दोनों जिम्मेदार हैं उसके। नहीं, हम नहीं। आधा टाइम तो आप लोगों ने खा लिया, बाकी चेतना ने खा लिया। मैंने तो सच बोला, अब वो पछता नहीं है, क्या करें। इतने पूरे टाइम आप बोलती नहीं, पहले आपने हमें पहले नहीं हमें मालूम है। देखो अपन उसको नहीं, लेकिन बच्चों को एक